सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन आज्ञा का संस्मरण, वसंत का अग्रदूत। आप सुनने जा रहे हैं इस दिव्य दर्शनी के साथ। लाला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांत प्रिय द्विवेदी की याद आ जाए, इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकेंगे जिन्होंने इन दिनों महान विभूतियों को प्रत्यक्ष देखा था। यूं औरों ने शांत प्रिय जी का नाम प्राय सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में लिया है, क्योंकि वास्तव में तो वह पंत जी के ही भक्त थे। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था, तो देहरी पर ही एक सिकिया पहलवान के दर्शन हो गए, जिसने मेरा रास्ता रोकते हुए एक टेढ़ी उंगली मेरी ओर उठाकर पूछा, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिख दी हैं। मसिकिया पहलवान, जो यूं अपने को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था और इसीलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य बना रहता था, शांत प्रिय की अभिधा का भूषण था। जिस स्वर में सवाल मुझसे पूछा गया था, उसे शांत प्रियता टपक रही हो ऐसा नहीं था। आवाज़ तो रसिक शिरोमणि की जैसी थी वैसी थी ही, उसमें कुछ आक्रामक चिड़चिड़ापन भरकर सवाल मेरी ओर फेंका गया था। मैंने कहा, लेख आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट आई है। तब लेख आप पढ़ लीजिएगा, तभी बात होगी, कहकर मैं आगे बढ़ गया। युद्धम देही वाली मुद्रा एक कुंठित मुद्रा में बदल गई और वह बाहर चले गई। यूं रिपोर्टें सही थी। विश्व भारती पत्रिका में मेरा एक लंबा लेख छपा था। आज यह मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें निराला के साथ घोर अन्याय किया गया था। यह बात 1936 की है, जब विशाल भारत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। यूं चतुर्वेदी का आक्रोश निराला जी के कुछ लेखों पर ही था, उनकी कविताओं पर उतना नहीं। कविता से तो वह बिल्कुल अछूते थे, लेकिन उपहास और विडंबना का जोश और चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों में मुखर था, उसका प्रभाव निराला जी के समग्र कृतित्व के मूल्यांकन पर पड़ता ही था और मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर भी था ही। यह भी एक रोचक व्यंजना भरा संयोग यह है कि सिकिया पहलवान से पार पाकर मैं भीतर पहुंचा तो वहां निराला जी के साथ एक दूसरे दिग्गज भी विराजमान थे, जिनके खिलाफ भी चतुर्वेदी जी एक अभियान चला चुके थे। एक चौकी के निकट आमने सामने निराला और उग्र बैठे थे। दोनों के सामने चौकी पर अधभरे गिलास रखे थे और दोनों के हाथों में अधजले सिगरेट थे। उग्र जी से मिलना पहले भी हो चुका था। मेरे नमस्कार को सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए उन्होंने निराला से कहा, यह आज्ञा है। निराला जी ने एक बार फिर से सिर से पैर तक मुझे देखा, फिर नमस्कार के जवाब में केवल कहा, बैठो। मैं बैठने ही जा रहा था कि एक बार उन्होंने कहा, जरा सीधे खड़े हो जाओ। मुझे कुछ आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैं फिर सीधा खड़ा हो गया। निराला जी भी उठे और मेरे सामने आ खड़े हुए। एक बार फिर उन्होंने सिर से पैर तक मुझे देखा, मानो तौला, और फिर बोले, ठीक है। फिर बैठते हुए उन्होंने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो मानो स्वागत स्वर में उन्होंने कहा, डॉल तो राम बिलास जैसा ही है। डॉक्टर राम बिलास शर्मा पर उनके गहरे स्नेह की बात मैं जानता था, इसीलिए उनकी बात का अर्थ मैंने यही लगाया कि मैं और किसी क्षेत्र में ना सही, एक क्षेत्र में तो निराला जी का अनुमोदन मुझे मिल गया है। मैंने यह भी अनुमान किया कि मेरे लेख की रिपोर्टें अभी उन तक नहीं पहुंची या पहुंचाई गई हैं। निराला जी सामान्य शिष्टाचार की बातें करते, क्या करता हूँ, कैसे आना हो, आज बीच में उग्र जी ने एकाएक गिलास की ओर इशारा करते हुए पूछा। लोगे मैंने सिर हिला दिया, तो फिर कुछ चढ़ाते हुए सिर में बोले, पानी नहीं है, शराब है, शराब। मैंने कहा, समझ गया, लेकिन मैं नहीं लेता। निराला जी के साथ फिर इधर उधर की बातें होती रही। कविता की बात ना उठाना मैंने भी श्रेष्ठकर समझा। थोड़ी देर बाद उग्र जी ने फिर कहा, जानते हो यह क्या है? शराब है, शराब। अपनी अनुभवहीनता के बावजूद तब भी इतना तो मैं समझ ही सकता था कि गुरुजी के इस आक्रामक रवैये के कारण वह आलोचना और भर्त्सना ही है जो उन्हें वर्षों से मिलती रही है, लेकिन उसके कारण वह मुझे चुनौती दे और मैं उसे मानकर अखाड़े में उतरूं, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखा। यह भी नहीं कि मेरे जानते शराब पीने का समय शाम का होता है, दिन के 11 बजे का नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ गुरुजी, आप सोचते हैं कि शराब के नाम से मैं डर जाऊंगा? देश में बहुत से लोग शराब पीते हैं। निराला जी केवल मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद मैं विदा लेने को उठा तो उन्होंने कहा, अब की बार मिलोगे तो तुम्हारी रचना सुनेंगे। मैंने खैर बनाई कि उन्होंने तत्काल कुछ सुनाने को नहीं कहा। निराला जी, मैं तो यही आशा करता हूँ कि अब की बार आपसे कुछ सुनने को मिलेगा। आशा मेरी ही पूरी हुई। उसके बाद 2-3 बार निराला जी का दर्शन ऐसे ही अवसरों पर हुए जब उनकी कविता सुनने को मिली। ऐसी स्थिति नहीं बनी कि उन्हें मुझसे कुछ सुनने
की सूझे और मैंने इसमें अपनी कुशल ही समझी। इसके बाद कि जिस भेंट का उल्लेख करना चाहता हूँ उससे पहले नैना जी के काव्य के विषय में मेरा मन पूरी तरह बदल चुका था। वह परिवर्तन कुछ नाटकीय ढंग से ही हुआ था। शायद कुछ पाठकों के लिए यह भी आश्चर्य की बात होगी कि वह उनकी जूही की कली अथवा राम की शक्ति पूजा पढ़कर नहीं हुआ, उनका तुलसीदास पढ़कर हुआ। अब भी उस अनुभव को याद करता हूँ तो मानो एक गहराई में ही खो जाता हूँ। अब भी राम की शक्ति पूजा तो निराला के अनेक गीत बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन तुलसीदास जब जब पढ़ने बैठता हूँ तो इतना ही नहीं कि एक नया संसार मेरे सामने खुलता है। उससे भी विलक्षण बात यह है कि वह संसार मानो एक ऐतिहासिक अनुक्रम में घटित होता हुआ देखता है। मैंने संसार का एक स्थिर चित्र नहीं बल्कि एक जीवंत चलचित्र देख रहा हूँ। ऐसी रचनाएं तो कई होती हैं जिनमें एक रसिक हृदय बोलता है। बिरली ही रचना ऐसी होती है जिसमें एक सांस्कृतिक चेतना सृजनात्मक रूप से अवतरित हुई हो। तुलसीदास मेरी समझ में ही एक ऐसी रचना है। उसे पहली ही बार पढ़ा तो कई बार पढ़ा। मेरी बात में जो विरोधाभास है वह बात को स्पष्ट ही करता है। तुलसीदास के इस आविष्कार के बाद संभव नहीं था कि मैं निराला की अन्य रचनाएं फिर से ना पढूं। तुलसीदास के बारे में अपनी धारणा को अन्य रचनाओं की कसौटी पर कसकर ना देखूं। अगली जिस भेंट का उल्लेख करना चाहता हूँ उसकी पृष्ठभूमि में कवि निराला के प्रति आप प्रगाढ़ सम्मान ही था। काल की दृष्टि से खासा व्यतिक्रम है, क्योंकि जिस भेंट की बात मैं कर चुका हूँ वह सन 36 में हुई थी। फिर और दूसरी भेंट सन की ग्रीस में। बीच के अंतराल में अनेक बार अनेक स्थलों पर उनसे मिला हुआ था और एक दो दिन मेरे यहाँ भी रह चुके थे, लेकिन इस अंतराल की बात बाद में करूँगा। मैं इलाहाबाद आया था, लेकिन दिल्ली में भी ऐसा कोई काम नहीं था कि उससे बंधा रहूँ। अक्सर 5-7 दिन के लिए इलाहाबाद चला जाता था। दारागंज में रहते थे। मानसिक विक्षेप कुछ बढ़ने लगा था और कभी कभी वह बिल्कुल ही बहकी हुई बातें करते थे, लेकिन मेरा निजी अनुभव यही था कि काफ़ी देर तक वह बिल्कुल संयत और संतुलित विचार विनिमय कर लेते थे। बीच बीच में कभी बहकते थे तो 2-4 मिनट में ही फिर लौट आते थे। मैं शायद उनकी विक्षिप्त स्थिति की बातों को भी सहज भाव से ले लेता था। यह बहुत गहरे में समझता था कि जीनियस और पागलपन के बीच का पर्दा काफ़ी झीना होता है, कि निराला का पागलपन जीनियस का पागलपन है। इसीलिए वह भी सहज ही प्रकृतावस्था में लौट आते थे। इतना ही था कि 2-4 व्यक्तियों और 2-3 संस्थाओं के नाम मैं उनके सामने नहीं लेता था और अंग्रेजी का कोई शब्द या पद अपनी बात में नहीं आने देता था, क्योंकि यह मैं लक्ष्य कर चुका था कि इन्हीं से उनकी वास्तविकता बोध की गाड़ी पटरी से उतर जाती थी। उस बार सुमन शिव मंगल सिंह भी आए हुए थे और मेरे साथ ही ठहरे थे। मैं निराला जी से मिलने चाहने वाला था और सुमन भी साथ चलने को उत्सुक थे। निश्चय हुआ कि सवेरे सवेरे ही निराला जी से मिलने जाया जाएगा, वही समय ठीक रहेगा। लेकिन सुमन जी को सवेरे तैयार होने में बड़ी कठिनाई होती है। पलंग, चाय, पूजा पाठ और श्रृंगार पट्टी में 9 बज ही जाते हैं और उस दिन भी बज गए। उस दारागंज निराला जी अपने बैठके में नहीं थे। हम लोग वहां बैठ गए और उनके पास सूचना चली गई कि मेहमान आए हैं। निराला जी उन दिनों अपना भोजन स्वयं बनाते थे और उस समय रसोई में ही थे। कोई 2 मिनट बाद उन्होंने आकर बैठके में झांका और बोले, अरे तुम, और तत्काल उठ हो गए। सुमन जी रसोई में खबर भिजवाने के लिए मेरा पूरा नाम बताने चले गए थे, लेकिन अपने नाम की कठिनाई मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने संक्षिप्त सूचना भिजवाई थी कि कोई मिलने आए हैं। क्षण भर की झांकी में हमने देख लिया कि निराला जी केवल कौपीन पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने तमाहट लगा ली थी और कंधे पर अंगोछा डाल लिया था। बातें होने लगी। मैं तो बहुत कम बोला, यूं भी कम बोलता, और इस समय यह देखकर कि निराला जी बड़े संतुलित बातें कर रहे हैं, मैंने चुपचाप सुनना ही ठीक समझा। लेकिन सुमन जी और चुप रहना, फिर वह तो निराला को प्रश्न देकर उन्हें और भी पसंद करना चाह रहे थे, इसीलिए पूछ बैठे, निराला जी आजकल आप क्या लिख रहे हैं? यूं तो किसी भी लेखक को यह प्रश्न एक मूर्खतापूर्ण जान पड़ता है। शायद सुमन से कोई पूछे तो उन्हें भी ऐसा ही लगे, फिर भी न जाने क्यों लोग यह प्रश्न पूछ बैठते हैं। निराला ने एकाएक कहा। निराला? कौन निराला? निराला तो मर गया। निराला इज डेड। इसी का वाक्य सुनकर मैं डरा कि अब निराला बिल्कुल भाग गए जाएंगे और अंग्रेजी में न जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन सौभाग्य से ऐसा हुआ नहीं। हमने अनुभव किया कि निराला जो बात कह रहे हैं वह मानो सच्चे अनुभव की भी बात है। जिस निराला के बारे में सुमन ने प्रश्न पूछा था वह सचमुच उनसे पीछे कहीं छूट गया है। निराला ने मुझसे पूछा, तुम कुछ लिख रहे हो? मैंने टालते हुए कहा, कुछ न कुछ तो लिखता ही हूँ, लेकिन संतोष नहीं है, उल्लेख करने लायक भी नहीं है। इसके बाद निराला जी ने 4-6 वाक्य कहे। उनसे मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें याद करता हूँ तो आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदी काव्य संरचना में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी इतनी खरी पहचान निराला को थी। उस समय के हिंदी आचार्यों से कहीं अधिक सही और अचूक और वास्तव
जबकि वे सारे आचार्य उन्हें कम से कम आधा विक्षिप्त तो मान ही रहे थे। निराला ने कहा, तुम जो लिखते हो वह मैंने पढ़ा है। इस पर सुमन ने कुछ उमंग कर पूछना चाहता, अरे निराला जी, आप पग्गे का लिखा हुआ भी पढ़ते हैं? मैंने पीठ में चिकोटी काटकर सुमन को चुप कराया और अचरज यह कि वह चुप भी हो गए। शायद निराला की बात सुनने का कुतूहल जगी हुआ हो। निराला का कहना जारी रहा, तुम क्या करना चाहते हो वह हम समझते हैं। थोड़ी देर रुककर और हम दोनों को चुपचाप सुनते पाकर उन्होंने बात जारी रखी, स्वर की बात तो हम भी सोचते थे, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और हमारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर रहता था। वह फिर थोड़ा रुक गए। सुमन फिर कुछ कहने को बुलाए और मैंने उन्हें फिर टोक दिया, ऐसा नहीं कि हम बात को नहीं समझते नहीं, हमने सब पढ़ा है और हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। मैं फिर चुप रहा, सुनता रहा। मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य की बात थी कि निराला इस अंतर को इतना स्पष्ट पहचानते हैं। बड़ी तेजी से मेरे मन के सामने उनकी गीतिका की भूमिका और फिर सुमित्रानंद पंत के पल्लों की भूमिका दौड़ गई थी। दोनों ही कवियों ने अपने प्रारंभिक काल की कविता की पृष्ठभूमि में स्वर का विचार किया था। यद्यपि बिल्कुल अलग अलग ढंग से, उन भूमिकाओं में भी यह स्पष्ट था कि निराला के सामने संगीत का स्वर है। कविता के स्वर और ताल का विचार वह संगीत की भूमि पर खड़े होकर ही करते हैं, जबकि स्वर और स्वरमात्रा के विचार में पंत के सामने संगीत का नहीं, भाषा का ही स्वर था और संगीतकता के विचार में भी वह व्यंजन संगीत से हटकर स्वर संगीत की ओर दे रहे थे। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि पल्लव के पंत गीतिका के निराला के आगे या अधिक आधुनिक थे, लेकिन जिस भेंट का उल्लेख मैं कर रहा हूँ उसमें निराला का स्वर संवेदन कहीं आगे था, जबकि उस समय तक अंत अपनी प्रारंभिक स्थापनाओं से न केवल आगे नहीं बढ़े थे, बल्कि कुछ पीछे ही हटे थे और फिर पीछे ही हटते गए। उस समय का नए से नया कभी भी मायने को बाध्य होता कि अगर कोई पाठक उसके स्वर से स्वर मिलाकर उसे पढ़ सकता तो वह आदर्श सहृदय पाठक निराला ही है। एक पीढ़ी का महाकवि परवर्ती पीढ़ी के काव्य को इस तरह समझ सके, परवर्ती कवि के लिए इससे अधिक आप्यायित करने वाली बात क्या हो सकती है। सुमन ने कहा, निराला जी, अब इसी बात पर अपना एक नया गीत सुना दीजिए। मैंने शंका भरी आशा के साथ निराला की ओर देखा। निराला ने अपनी पुरानी बात दोहराते, निराला इज डेड, आई एम नॉट निराला। सुमन कुछ हार मानते हुए बोले, मैंने सुना है आपकी नई पुस्तक आई है अर्चना, वो आपके पास है, हमें दिखाएंगे? निराला ने एक वैसे ही खोए स्वर में कहा, हाँ आई तो है, देखता हूँ। और उठकर भीतर गए और थोड़ी देर में पुस्तक की 2 प्रतियां ले आए। बैठते ही उन्होंने एक प्रत सुमन की ओर बढ़ाई और जो सुमन ने ले ली, दूसरी प्रत निराला ने दूसरे हाथ से उठाई, लेकिन मेरी ओर बढ़ाई नहीं। उसे फिर अपने सामने रखते हुए बोले, तुमको दूंगा। सुमन ने ललक कर कहा, तो यह प्रति मेरे लिए है, तो इसमें कुछ लिख देंगे? निराला ने प्रति सुमन से ले ली और आवरण खोलकर प्रमुख पृष्ठ की ओर थोड़ी देर लिखते रहे। फिर पुस्तक को सुमन को लौटाते हुए बोले, नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, वह निराला तो मर गया। सुमन ने पुस्तक ले ली। थोड़े से हतप्रभ तो हुए, लेकिन यह तो समझ रहे थे कि इस समय निराला को उनकी बात से डिगाना संभव नहीं होगा। फिर निराला फिर उठकर भीतर गए और कलम लेकर आए। दूसरी प्रति उन्होंने उठाई, खोलकर उसके पुस्ते पर कुछ लिखने लगे। मैं सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगा। मन तो हुआ कि जरा झुककर देखूं कि क्या लिखने जा रहे, लेकिन अपने को रोक लिया। कलम की चाल से मैंने अनुमान किया कि कुछ अंग्रेजी में लिख रहे हैं। 2-3 पंक्तियां लिखकर उनका हाथ थमा। आंख उठाकर एक बार उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर कुछ लिखने लगे। इसी बीच सुमन ने कुछ इतराते हुए स्वर में कहा, निराला जी, इतना पक्षपात, मेरे लिए तो आपने कुछ नहीं लिखा। और निराला जी ने 1-2 अक्षर लिखे थे, लेकिन सुमन की बात पर चौंक कर रुक गए। उन्होंने फिर कहा, नहीं नहीं, निराला तो मर गया, देयर इज नो निराला, निराला इज डेड। मैंने देखा कि पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजी में नाम के पहले 2 अक्षर लिखे थे, NI। अब इसके आगे 2 बिंदियां लगाकर नाम अधूरा छोड़ दिया। नीचे एक लकीर खींची और उसके नीचे तारीख डाली 18/5/51 और पुस्तक मेरी ओर बढ़ा दी। पुस्तक मैंने ले ली। तत्काल खोलकर पढ़ा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। निराला ने इसका अवसर भी तत्काल नहीं दे, खड़े होते बोले, तुम लोगों के लिए कुछ लाता हूँ। मैंने बात की व्यर्थता जानते हुए कहा, निराला जी, हम लोग अभी नाश्ता करके चले थे, रहने दीजिए। और इसी प्रकार सुमन ने भी जोड़ दिया, बस 1 गिलास पानी दे दीजिए। पानी भी मिलेगा? कहते हुए निराला भीतर चले गए। हम दोनों ने अर्धभरी दृष्टि से एक दूसरे को देखा। मैंने दबे स्वर में कहा, इसीलिए कहता था कि सवेरे जल्दी चलो। फिर मैंने जल्दी से पुस्तक खोलकर देखा कि नीरज ने क्या लिखा था। कृत होकर मैंने पुस्तक फुर्ती से बंद की तो सुमन ने उतावली से कहा, देखे देखे। मैंने नड़ात्मक ढंग से पुस्तक घुटने के नीचे दबा ली, दिखाई नहीं, पर घर पहुंचकर फिर देखने का काफी समय रहेगा।
इस बीच निराला एक बड़ी बाटी में कुछ ले आए और हम दोनों के बीच बाटी रखते हुए बोले, लो खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ, और फिर भीतर लौट गए। बाटी में कटहल की भुजिया थी। बाटी में ही सफाई से उसके दो हिस्से कर दिए गए थे। निराला के लौटने तक हम दोनों रुके रहे। यह क्लेश हम दोनों के मन में था कि निराला जी अपने लिए जो भोजन बना रहे थे वह सारा का सारा उन्होंने हमारे सामने परोस दिया, और अब दिन भर भूखे रहेंगे। लेकिन मैं अभी जानता था कि हमारा कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। निराला का आतिथ्य ऐसा ही जालिम आतिथ्य है। सुमन ने कहा, निराला जी आप हम क्या निराला जी आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। निराला जी ने एक हाथ सुमन की गर्दन की ओर बढ़ाते हुए कहा, खाओगे कैसे नहीं, हम गुद्दी पकड़ कर खिलाएंगे। सुमन ने हट करते हुए कहा, लेकिन निराला जी यह तो आपका भोजन था, अब आप क्या उपवास करेंगे। निराला ने स्थिर दृष्टि सुमन की ओर देखते हुए कहा, तो भले आदमी किसी से मिलने जाओ तो समय असमय का विचार भी करना होता है। और फिर थोड़ा घुड़क कर बोले, अब आए हो तो भुगतो। हम दोनों ने कटहल की वह भुजिया किसी तरह गले से नीचे उतारी। बहुत स्वादिष्ट बनी थी, लेकिन उस समय स्वाद का विचार करने की हालत हमारी नहीं थी। हम लोग बाहर निकले तो सुमन ने खिन्न स्वर में कहा, भाई यह तो बड़ा अन्याय हो गया। मैंने कहा, इसीलिए मैं कल से कह रहा था कि सवेरे जल्दी चलना है, लेकिन आपको तो सिगार पट्टी से और कोल्ड क्रीम से फुर्सत मिले तब तो। नाम सुमन रख लेने से क्या होता, अगर सवेरे सवेरे साज खिल भी ना सके तो हम यहाँ लौट आए। यूं हम लोग लौट आए। घर आकर फिर रचना की मेरी प्रति खोलकर हम दोनों ने पढ़ा। निराला ने लिखा था, टू Angenia, the poet, writer and novelist in the foremost rank, NI 1855। सन 1936 की सन 51 के बीच, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, निराला जी से अनेक बार मिलन हुआ। उनके तुलसीदास का पहला प्रकाशन 1938 में हुआ था, और मैंने उनकी रचनाओं के बारे में अपनी धारणा के आमूल परिवर्तन की घोषणा रेडियो से जिस समीक्षा में की थी, उसका प्रसारण साल 1940 के आरंभ में हुआ था। मेरठ में हिंदी साहित्य परिषद के समारोह के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया तो आमंत्रण उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, और मेरठ के प्रवास में कुछ समय श्रीमती होमवती देवी के यहाँ, कुछ और समय मेरे यहाँ ठहरे। होमवती जी उस समय परिषद का अध्यक्षा भी थी, और निराला जी को अपने यहाँ ठहराने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। जिस बंगले में वह रहती थी, उनके अलावा एक और बंगला उनके पास था, जो उन दिनों आधा खाली था, और निराला जी की वहीं ठहरने की व्यवस्था की गई। यह बंगला होमवती जी के आवास में से सटा हुआ होकर भी अलग था, इसलिए सभी आश्वस्त थे कि अतिथि अथवा आतिथ्य का कोई असुविधा नहीं होगी। यूँ थोड़ी चिंता भी थी कि होमवती के परम वैष्णव संस्कार निराला जी की आदतों को कैसे संभाल पाएंगे। मेरा घर वहाँ से एक 3 फर्लांग दूर था और छोटा भी था। सुमन, प्रभाकर माचवे और भरत भूषण अग्रवाल को मेरे यहाँ ठहराने का निश्चय हुआ था। होमवती जी ने श्रद्धापूर्वक निराला जी को ठहरा तो दिया, लेकिन दोपहर का भोजन उन्हें कराने के बाद वह दौड़े ही मेरे यहाँ आई। भाई जी, शाम का भोजन क्या होगा। लोग तो कह रहे हैं कि निराला जी को तो शाम को शराब के बिना भोजन नहीं करते, और भोजन भी मांस के बिना नहीं करते। हमारे यहाँ तो यह सब नहीं चल सकता, और फिर अगर हम इधर उधर अलग इंतजाम करे भी तो लाएगा कौन और संभालेगा कौन। यह कठिनाई होने वाली है, इसका हमें अनुमान तो था, लेकिन होमवती जी के उत्साह और उनके स्नेह भरी आदेशना के सामने कोई बोला नहीं था। उन्हें तो किसी तरह समझा बुझा कर लौटा दिया गया कि हम लोग कुछ व्यवस्था कर लेंगे, उन्हें इसमें नहीं पड़ना होगा। संयोजकों में शराब से परिचित कोई ना हो ऐसा तो नहीं था। शाम को एक अद्धा निराला जी की सेवा में पहुंचा दिया गया, और निश्चय हुआ कि भोजन कराने भी उन्हें सदर के होटल में ले जाया जाएगा। इधर हम लोग शाम का भोजन करने बैठे ही थे कि होटल से लौटते ही निराला जी मेरे यहाँ आ गए। मैं दूसरी मंजिल पर रहता था। पता लगा कि उन्होंने ही सीधे बंगले पर ना लौटकर मेरे यहाँ आने की इच्छा प्रकट की थी। सुरूर की जिस हालत में वहाँ थे, उससे मैंने यह अनुमान किया कि ऐसा निराला जी ने इसीलिए किया होगा कि वह उस हालत में होमवती जी के सामने नहीं पड़ना चाहते थे। मैंने दूसरे अवसरों पर भी लक्ष्य किया कि ऐसे मामलों में उनका शिष्ट आचरण का संस्कार बड़ा प्रबल रहता था, लेकिन यहाँ पर भी मेरी बहन अतिथियों को भोजन करा रही थी। इसे निराला जी को थोड़ा असमंजस हुआ। वह चुपचाप एक तरफ एक खाट पर बैठ गए। हम लोगों ने भोजन जल्दी समाप्त करके अपना उनका मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन वह चुप ही रहे। एक आध बार हूँ से अधिक कुछ और बोले नहीं। उनसे जो बात करता उसकी ओर एकटक देखते रहते, मानो कहना चाहते हो, हम जानते हैं कि हमें बहलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बहलेंगे नहीं। एकाएक निराला जी ने कहा, सुमन इधर आओ। सुमन जी उनके समीप गए तो निराला ने उनकी कलाई पकड़ ली और कहा, चलो। कहाँ निराला जी? घूमने।
सुमन ने बेबसी से मेरी ओर देखा और वह भी जानते थे कि छुटकारा नहीं है, और मैं भी समझ गया कि बहस व्यर्थ। नीचे उतरकर मैं एक बढ़िया सा तांगा बुला लाया। नीरजा जी सुमन के साथ उतरे और उस पर आगे सवार होने लगे तो मैंने तांगे वाले से टोकते हुए कहा, सरकार थोड़ा घोड़ा दब जाएगा, आप पीछे बैठे और आपके साथ ही आगे बैठ जाएंगे। निराला जी छड़ी पर ठटके, फिर अगली तरफ ही सवार होते हुए बोले, ये पीछे बैठेंगे, तांगा दबाऊ दबाऊ होता है तो तुम भी पीछे बैठकर चलाओ, नहीं तो रास हमें दो, हम चलाएंगे। तांगे वाले ने एक बार सबकी ओर देखकर हुक्म मानना ही ठीक समझा, वह फिर पीछे बैठ गया। रास उसने नहीं छोड़ी। पूछा, कहाँ चलना होगा सरकार? निराला जी ने उसे आज्ञापन भरे स्वर में कहा, देखो 2 घंटे तक सवाल हमसे मत पूछना है, जहाँ तुम चाहो ले चलो, अच्छी सड़कों पर सैर करेंगे, 2 घंटे बाद इसी जगह पहुंचा देना, पैसे पूरे मिलेंगे। तांगे वाले ने कहा, सरकार, और तांगा चल पड़ा। मैं 2 घंटे के लिए निश्चित होकर ऊपर चला गया आया। रात के लगभग 12 बजे तांगा लौटा और सुमन अकेले ऊपर आए। नीरज जी देर से लौटने पर वहीं सो सकते हैं या सोचकर उनके लिए एक बिस्तर और लगा दिया गया था, लेकिन सुमन ने बताया कि नीरज जी सोएंगे तो वहीं जहाँ ठहरे हैं, क्योंकि होमोती जी से कहकर नहीं आए थे, लिहाजा मैंने उसी तांगे में उन्हें बगले पर पहुंचा दिया और टहलता हुआ पैदल लौट आया। अगले दिन सवेरे ही होमोती जी के यहाँ देखने गया कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, तो होमोती जी ने अलग ले जाकर मुझे कहा, भैया तुम्हारे कवि जी ने कल शाम को बाहर जो किया है, यहाँ तो बड़े शांत भाव से शिष्ट ढंग से रहते हैं। मैंने कहा, चलिए आप निश्चिंत तो हुई, आप निश्चित हुई तो हम भी निश्चित हुए, यूँ डरने की कोई बात थी नहीं। दूसरे दिन मैं शाम से ही निराला जी को अपने यहाँ ले आया। उन्होंने भोजन उन्होंने वहीं किया और प्रसन्न होकर कई कविताएं सुनाई। काश कि उन दिनों टेप रिकॉर्डर होते, राम शक्ति की पूजा अथवा जागो फिर एक बार अथवा बादल राह के वे वाचन परवर्ती पीढ़ियों के लिए संचित कर दिए गए होते। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हो, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। रविवीर सहाय ने लिखा है, मेरे मन में पानी के कई संस्मरण है। निराला के काव्य को अजस निर्झर मानकर मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं। अजरस बहते पानी के फिर वह बहना चाहे मूसलाधार वृष्टि का हो, चाहे धुआंधार जल प्रपात का, चाहे पहाड़ी नदी का, क्योंकि निराला जब कविता पढ़ते थे तब वह ऐसी वेगवती धारा सी बहती थी, किसी रोग की कल्पना भी तब नहीं की जा सकती थी। सरोवर सा ठहराव उनके वाचन में अकल्पनीय था, और क्योंकि पानी के अनेक संस्मरण हैं इसलिए उन्हें दोहराऊंगा नहीं। उन्हीं दिनों के आसपास उनसे और भी कई बार मिलना हुआ। दिल्ली में वह मेरे यहाँ आए थे और दिल्ली में एकाधिक बार उन्होंने मेरा अनुरोध किया, बिना ही सहज उदारता से अपनी नई कविताएं सुनाई। फिर इलाहाबाद में भी जब तब मिलना होता, पर कविता सुनने का ढंग का अवसर केवल एक बार हुआ, क्योंकि इलाहाबाद में धीरे धीरे एक अवसाद उन पर छाता गया था जो उन्हें अपने परिचितों के बीच रहते थे उनसे अलग करता जा रहा था। पहले भी उन्होंने गाया था, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरी दिवस की सांझ बेला, जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने कर चुका हूँ, हंस रहा या देख कोई नहीं भेला, अथवा स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है, बह रहे हृदय पर कोमल अमा, मैं अलक्षित रहूं यह कवि कह गया है। लेकिन इन कविताओं के अकेलेपन तथा अवसाद का स्वर एक संचारी भाव का प्रतिबिंब है, जिससे दूसरे भी कवि परिचित होंगे। इसके अनेक वर्ष बाद के बांधो नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु का अवसाद मानो एक अस्थायी अनुभव, पहले का स्वर केवल एक तात्कालिक अवस्था को प्रकट करता है, जैसे और भी पहले की सखी वसंत आया अथवा सुमन भर न लिए सखी बसंत गया आदि कविताएं प्रतिक्रिया अथवा भावदशा को दर्शाती हैं। लेकिन अर्चना और उसके बाद की कविताओं में हताश अवसाद का जो भाव छाया हुआ दिखता है, वह तत्कालीन प्रतिक्रिया का नहीं, जीवन के दीर्घ प्रत्यावलोकन का परिणाम है, जिससे निराला जब तब उभरते देखते हैं तो अपने भक्ति गीतों में ही तुम ही हो रखवाल तो उसका कौन न होगा, अथवा वे दुख के दिन काटे हैं जिसने गिन गिन कर पल तिन तिन आंसू की लड़के मोती के हार पिरोए, गले डालकर प्रियतम के लखने को सस्मुख दुख निशा में उज्ज्वल अमलिन। कह नहीं सकता स्थायी भाव के विकास में कहाँ तक महादेवी द्वारा स्थापित साहित्यकार संस्कृत के उनके प्रवास ने योग दिया, जिसमें निराला के सम्मान में दावतें भी हुई, तो मैंने मानो ऐसी ही
जो उन्हें हिंदी कवि समाज के निकट न लाकर उसे थोड़ा और अलग ही कर गईं। संसद के गंगा तटवर्ती बंगले को छोड़कर ही निराला जी फिर दारागंज की अपनी पुरानी कोठरी में चले गए। वहीं अवसाद और भक्ति का यह मिश्र स्वर मुखर होता गया और वहीं गहरे धुंधलके और तीखे प्रकाश के बीच भंवराते हुए निराला उस स्थिति की ओर बढ़ते गए जहाँ एक और कह सकते थे कि कौन निराला। निराला इस जेठ और दूसरी ओर दृढ़ विश्वास पूर्वक हिंदी के सुमनों के वृत्त संबोधित होकर एक आहत किंतु अखंड आत्मविश्वास के साथ यह भी कह सकते थे कि मैं ही वसंत का अग्रदूत। सचमुच वसंत पंचमी के दिन जन्म लेने वाला निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे। लेकिन अब जब वह नहीं है तो उनकी कविताएं बार बार पढ़ते हुए मेरा मन उनकी इस आत्मविश्वास भरी पंक्ति पर ना अटक कर उनके तुलसीदास की कुछ पंक्तियों पर ही अटकता है, जहाँ मानो उनका कभी भवितव्यदर्शी हो उठता है और उस भवितव्य को देख लेता है जो खंडकाव्य के नायक तुलसीदास का नहीं, उसके रचयिता निराला का ही है। यह जागा कवि अशेष छविधर, उसका स्वर भर भारती मुक्त होएंगी तुम के अमाज रे तार तार, जो उन पर पड़े प्रकाश धार, जगबीड़ा के स्वर के बहार रे जागो रे। इस पर अपने करोड़िक प्राण पर लो समक्ष देव दिव्य मान, दे गीत विश्व को रुको दान फिर मांगो। इस अशेष छविधर कवि ने दान कभी नहीं मांगा पर विश्व को दिया गीत, पर उसके लिए भी रुका नहीं, बांटते बांटते ही तिरोधान हो गया और मैं लक्षित रहूं, यह कवि कह गया है। संस्मरण समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।